इसका मतलब ये है कि अच्छा, हमने इसका मतलब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं किया था। देखो बेटा, नो ये सर। पॉलीमराइजेशन, नो सर। ठीक है। तो अब अमाइनो, हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में 3 टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़ा हमने अमाइंस, एक पढ़ा हमने अमाइड्स, और एक हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ा। अब प्रोटीन हमारा बाकी है, लेकिन चूंकि वो पॉलीमराइजेशन में आता है, और इसी कंटिन्यूएशन में दोबारा डिस्कस करूंगा आपसे प्रोटीन को। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमराइजेशन हम कहते हैं, ऑल्दो कि ये आपने अपने एएस के सिलेबस में भी और ओ लेवल के सिलेबस में भी पॉलीमराइजेशन की टर्म पढ़ी हुई है, कि नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नाउ जब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है तो याद रखिएगा कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन होकर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, तो वो नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल फर्ज करें कि 50 है, और 50 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल पॉलीमर का बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा, तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोनोमर्स। नंबर ऑफ मोनोमर्स के मुकाबले में नंबर ऑफ पॉलीमर्स हमेशा कम होते हैं। नंबर ऑफ मोनोमर्स के मुकाबले में नंबर ऑफ पॉलीमर्स हमेशा कम होते हैं, यानी जितने मोनोमर होते हैं उतने पॉलीमर नहीं बनते, बल्कि पॉलीमर का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। पॉलीमर का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या मतलब है पॉलीमर का नंबर रिड्यूस होने से? पॉलीमर का नंबर रिड्यूस होने से मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा, फर्ज करें कि 1 मोल मोनोमर है, यानी 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर हैं आपके पास, तो जो पॉलीमर बनेंगे वो 1 मोल नहीं बनेंगे, 6.02 10 टू द पावर 23 पॉलीमर नहीं बनेंगे, पॉलीमर हमेशा उससे कम बनेंगे। तो अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ मोनोमर विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ पॉलीमर, तो इसका आंसर होगा इट शुड बी लेस देन 1 मोल। अगर आप 1 मोल मोनोमर लेते हैं और उसको पॉलीमराइज करते हैं, तो 1 मोल मोनोमर पॉलीमराइज होकर जो पॉलीमर बनाएगा, जो पॉलीमर होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमेशा लेस देन 1 मोल होंगे। इट शुड बी लेस देन 1 मोल, यानी 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर जो पॉलीमर बनाएंगे उनका नंबर उससे कम होगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 100 मॉलिक्यूल है और वो 100 मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीमराइज होते हैं और एक मॉलिक्यूल पॉलीमर का बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर विल मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर। तो यही चीज मैंने लिखी है कि ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन नंबर ऑफ पॉलीमर फॉर्म्ड must be less than number of moles of monomers taken। ये फिक्स रिलेशन है कि जब भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर फॉर्म जो हैं वो लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोमर्स टेकन होंगे। तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर फॉर्म शुड बी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोमर्स टेकन। अब पॉलीमराइजेशन को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड अदर इज नोन टू बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में फर्क क्या होता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये होता है कि नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ओनली, यानी जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है तो उसमें जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता,
कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता। तो नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ओनली, इसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर, और इस पॉलीमराइजेशन को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ओनली, ये एडिशन पॉलीमर कहलाता है, और इस पॉलीमराइजेशन को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एंड फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन वी नीड टू हैव अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। जब तक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं होगा, जब तक मोनोमर अनसैचुरेटेड नहीं होगा, वेदर इट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जब तक अनसैचुरेटेड मोनोमर नहीं होगा तब तक पॉलीमराइजेशन एडिशन नहीं हो सकती। क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में मॉलिक्यूल्स को एडअप होना है, और एडअप होने के लिए अनसैचुरेशन का होना जरूरी है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन वहीं पर होता है जहां पर अनसैचुरेशन होती है। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसके मुकाबले में जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर to make a long chain molecule along with some smaller molecule like water or HCl. Condensation polymerization में क्या होता है कि number of monomers join together to make a long chain molecule. Number of monomers join together, बहुत सारे monomers आपस में मिलते हैं, long chain molecule बनता है, लेकिन उस long chain molecule के साथ साथ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर या HCl एलिमिनेट होता है। यानी सिर्फ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल नहीं बनता, एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिर्फ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनता है, नो अदर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में along with long chain molecule some smaller molecule like water या HCl is also formed। तो इसको हम कहते हैं कि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और जनरली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो आपका मोनोमर होता है वो एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है, और वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हैविंग वेदर एसाइल क्लोराइड, अमाइन, अल्कोहल एक्सेट्रा, ये कोई भी पार्टिकल इसके अंदर हो सकते हैं। एसाइल क्लोराइड और अमाइन मिलकर भी बना सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, अल्कोहल और एसाइल क्लोराइड भी मिलकर कंडेंसेशन पॉलीमर बना सकते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दो टर्म्स और मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक होमोपॉलीमर है और एक हेट्रोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर में फर्क क्या होता है? होमोपॉलीमर हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स। पॉलीमर ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स को हम होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे इथीन पॉलीमराइज हुआ और इथीन पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन में कन्वर्ट हो गया। तो इथीन पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि पॉलीथीन बनाने में सारे मॉलिक्यूल इथीन के इस्तेमाल हुए हैं, कोई और मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ऐसे पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ पॉलीमर ऐसे भी होते हैं, और बल्कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर जो होते हैं, इवन एडिशन पॉलीमर भी होते हैं, जो कि पॉलीमर ऑफ नॉन आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं। पॉलीमर ऑफ नॉन आइडेंटिकल मोनोमर्स का मतलब ये है कि उसमें डिफरेंट मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक मोनोमर मिलकर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल नहीं बनाता, बल्कि डिफरेंट मोनोमर्स मिलकर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को हम हेट्रोपॉलीमर कहते हैं, which is a polymer of non-identical monomers। तो ये पॉलीमर हेट्रोपॉलीमर कहलाता है, जो कि पॉलीमर ऑफ नॉन आइडेंटिकल मोनोमर्स होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्क्राइब करूंगा रिगार्डिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन। And the first common example is polymerization of ethene। ethene एक unsaturated molecule है, और जब आप इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर, तो होता क्या है
कि एक इथीन मॉलिक्यूल का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, टर्न्स टू सिंगल बॉन्ड। इस तरह दूसरे मॉलिक्यूल का भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, टर्न्स टू सिंगल बॉन्ड। और फिर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होता है, अगला मॉलिक्यूल उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होता है, उससे अगला मॉलिक्यूल उससे अगले मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होता है, और इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और इस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को जो है हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। अब आप देखें यहां पर जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया। तो पहले हमने 2 कार्बन लिखे, ये हमारा पहला रिपीटिंग यूनिट हो गया, फिर नेक्स्ट 2 कार्बन सेकंड रिपीटिंग यूनिट, फिर नेक्स्ट 2 कार्बन थर्ड रिपीटिंग यूनिट, और इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगा जिसके राइट और लेफ्ट पर हमने ब्रैकेट बना दिया है, जो इंडिकेट करता है कि ऐसा ही मॉलिक्यूल राइट पे आगे चलेगा और ऐसा ही मॉलिक्यूल लेफ्ट पे आगे चलेगा। लिहाजा ये पॉलीमर जो है आपके सामने, ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है, और ये होमोपॉलीमर की एग्जांपल है क्योंकि ये आइडेंटिकल मोनोमर से बना है। एक ही मोनोमर हमने यूज किया था इथीन, और ये इथीन का पॉलीमर है। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है और ये इसकी स्केलेटल फॉर्म है। स्केलेटल फॉर्म में हमेशा हम जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिगजैग में आप देखें फर्स्ट 2 कॉर्नर्स 2 कार्बन हो गए, फिर नेक्स्ट 2 कॉर्नर नेक्स्ट 2 कार्बन हो गए, और फिर नेक्स्ट 2 कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन, आई मीन नेक्स्ट 2 कॉर्नर्स आर नेक्स्ट 2 कार्बन्स। तो ये 2 कार्बन एंड 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन का रिपीटिंग यूनिट है, और इस तरह ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो ये इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला को हमने स्केलेटल फॉर्म में शो किया है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने प्रोपीन लिया है, और अब प्रोपीन की मैं पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं। आमतौर पर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं प्रोपीन की पॉलीमराइजेशन में या किसी और मॉलिक्यूल की, वो ये है, इस तरह से ये देखें CH3 CH2 डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, और फिर उसके साथ कनेक्ट कर दिया CH3 CH2। ये लिखने का तरीका गलत है। इसकी वजह यह है कि जब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का, तो ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन्स ज्वाइन टुगेदर, ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो ज्वाइन करते हैं और वो ज्वाइन करके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये जो CH3 है, ये आप डबल बॉन्डेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन के अलावा कार्बन है वो आपके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल में शामिल नहीं होते। डबल बॉन्डेड कार्बन के अलावा जितने भी कार्बन या जितने भी ग्रुप्स होते हैं मॉलिक्यूल में, वो लॉन्ग चेन में शामिल नहीं होते। लॉन्ग चेन में सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन आर इन्वॉल्व। अब यहां पर आप देखें 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, वो हमने लिखे, उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो CH3 था, इस CH3 को हमने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। ये CH3 ब्रांच हो गई। तो CH3 CH2 ये आपका एक रिपीटिंग यूनिट हो गया। ओके, सो दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन में आपने डबल बॉन्डेड कार्बन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, एंड रिमेनिंग कार्बन जो है एक CH3 इट टर्न्स टू ब्रांच। फिर नेक्स्ट 2 कार्बन डबल बॉन्ड खत्म किया, एक कार्बन ब्रांच में चला गया, फिर नेक्स्ट 2 कार्बन और एक कार्बन ब्रांच में चला गया। अब आप देखें इस मॉलिक्यूल में दीज आर द 3 रिपीटिंग यूनिट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
और बाकी जितने कार्बन होंगे, जो ग्रुप्स होंगे, आप उनको हमेशा एज साइड चेन कंसीडर करेंगे, आप उनको हमेशा एज ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो इसको लिखने का ये पॉलीप्रोपीन कहलाता है, और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि CH के साथ ब्रैकेट में CH3, यानी कि CH के साथ ब्रांच है, नेक्स्ट CH2, अगेन CH ब्रांच CH3, CH2, CH ब्रांच CH3, CH2। अभी तो एक स्टेप है। अच्छा जी, अब यही मॉलिक्यूल जो है, जो पॉलीप्रोपीन का मॉलिक्यूल है, इसको हमने देखें स्केलेटल फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट 2 कार्बन, ये आगे फर्स्ट 2 कार्बन, और इस कार्बन पे ब्रांच है, तो इस कार्बन पे हमने ब्रांच लगा दी। फिर नेक्स्ट 2 कार्बन ब्रांच, फिर नेक्स्ट 2 कार्बन ब्रांच। तो ये जो स्ट्रक्चर जिगजैग में बनता है, ये स्केलेटल फार्मूला हो गया, और ये स्केलेटल फार्मूला जो है वो पॉलीप्रोपीन का है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो आपको स्केलेटल फार्मूला नजर आ रहा है, ये पॉलीप्रोपीन का स्केलेटल फार्मूला। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका स्केलेटल फार्मूला है। अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, ट्राई टू ड्रॉ अ पॉलीमर ऑफ दिस मोनोमर अप टू 3 रिपीटिंग यूनिट्स।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बनाने के लिए कहा था, इसमें अगेन क्या करना था, आपने डबल बॉन्डेड कार्बन्स को सेंटर में रखना है और डबल बॉन्डेड कार्बन के अलावा यहाँ पे CH3 था तो इस कार्बन पे आपने CH3 लगा दिया, और डबल बॉन्डेड कार्बन के अलावा यहाँ पर CH2Cl था, वो आपने CH2Cl लगा दिया, और बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल रिपीट हुआ, और फिर उसके बाद अगेन सेम मॉलिक्यूल रिपीट हुआ, और ये आपका एक मॉलिक्यूल बना पॉलीमर हैविंग 3 रिपीटिंग यूनिट्स, और ये भी होमोपॉलीमर की एग्जांपल है, इसलिए कि आइडेंटिकल मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर इन्वॉल्व्ड, सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन्स ही आपस में ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को। नहीं जी, कैटलिस्ट यूज नहीं होता, कैटलिस्ट स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है, लेकिन इन जनरल कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, और यही इसकी आपके सामने स्केलेटल फॉर्म है, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, तीनों पर एक एक ब्रांच, और इसके साथ ये CH2Cl CH2Cl और CH2Cl। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, अब हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन मोनोमर, हम अब 2 मुख्तलिफ डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को ले रहे हैं, एक क्लोरोईथीन और एक ब्यूट-1-ईन। जब क्लोरोईथीन और ब्यूट-1-ईन पॉलीमराइज होंगे तो मॉलिक्यूल नंबर, अगर इसको मैं 1 कहूं और मॉलिक्यूल नंबर 2 इसको कहूं, और अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में हम मिक्स कर दें, तो अब आइडियली क्या होगा कि मॉलिक्यूल 1 कंबाइंस विद मॉलिक्यूल 2 एंड मॉलिक्यूल 2 कंबाइंस विद मॉलिक्यूल 1। आइडियल कॉम्बिनेशन ये है 1 2 1 2 1 2 1 2। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रैक्टिकली जरूरी नहीं होता कि हमेशा मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 के साथ ही कंबाइन हो। ये हो सकता है कि 1 के साथ 1 कंबाइन हो, फिर 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 दफा 2 आ जाए, फिर 4 दफा 1 आ जाए। इसमें कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता। लेकिन जब एग्जामिनर आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन देता है जिसमें पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है, आप देखिए कि अगर आप सेम अच्छा जी, तो अब इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके साथ Cl है, तो इसको हमने Cl को ब्रांच में चला भेज दिया। फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, और यहां पर जो ब्रांच बन रही है वो 2 कार्बन की ब्रांच बन रही है CH2CH3, और फिर हमने दोबारा मॉलिक्यूल 1 लिखा CH2CH और उसके साथ Cl।
तो अब आप देखें यहाँ जो हम कॉम्बिनेशन चला रहे हैं 1-2-1 चला रहे हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है अगर हेट्रोपॉलीमर बनाएंगे, अगर मोर देन वन मोनोमर आप यूज करेंगे, हेट्रोपॉलीमर बनाएंगे, तो हेट्रोपॉलीमर में हमेशा कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए उसमें दोनों मोनोमर्स नजर आने चाहिए, उसमें दोनों मोनोमर्स नजर आने चाहिए अगर आप हेट्रोपॉलीमर बनाते हैं। तो यहां पर अगर आप हेट्रोपॉलीमर बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल में 1-1 जैसे ये कॉम्बिनेशन है ये आपको नजर आना चाहिए। तो बहरहाल क्लोरोइथीन और ब्यूट-1-ईन को जब आप पॉलीमराइज करते हैं तो ये आपका लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है और ये हेट्रोपॉलीमर की एग्जांपल है। और इसी को मैंने यहाँ पर स्केलेटल फॉर्म में लिखा है। ये स्केलेटल फॉर्म में आप देखें फर्स्ट 2 कार्बन, ये डॉट फर्स्ट 2 कार्बन और इसके साथ Cl, तो ये Cl आ गया। फिर नेक्स्ट 2 कार्बन, ये नेक्स्ट 2 कार्बन हो गए और इसके साथ ये 2 कार्बन की चेन आ गई और फिर नेक्स्ट 2 कार्बन और इसके साथ Cl आ गया। तो ये हेट्रोपॉलीमर की एग्जांपल है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है और ये इसका स्केलेटल। अब अगली एग्जांपल में आप खुद ट्राई करें, ये मैंने 2 मोनोमर्स लिखे हैं अलग अलग। अब आप इसका एडिशन पॉलीमर बनाएं और जैसी आपकी मर्जी है, मैंने कहा था कि आप 1-1 कॉम्बिनेशन भी चला सकते हैं, 2-1-2 भी चला सकते हैं, 1-1-2 भी चला सकते हैं, लेकिन आपके पॉलीमर के अंदर जो है वो दोनों मोनोमर्स रिफ्लेक्ट करने चाहिए, दोनों मोनोमर्स आपके रिफ्लेक्ट करने चाहिए पॉलीमर के अंदर। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें फिनाइल ईथीन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनके दरमियान, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और इसके साथ बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट ये डबल बॉन्डेड कार्बन नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्वाइन करेगा और इस पर OH है और फिर ये 2 मॉलिक्यूल फिर मॉलिक्यूल 1 के साथ ज्वाइन होगा CH2 और इसके साथ बेंजीन रिंग है। तो इस तरह से ये 3 मोनोमर्स को हमने कंबाइन किया है, लेकिन डेफिनेटली ये हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि ये आइडेंटिकल मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। और यही चीज मैंने यहाँ पर स्केलेटल फॉर्म में शो की है। फर्स्ट 2 कार्बन उसके साथ बेंजीन रिंग, फिर नेक्स्ट 2 कार्बन उसके साथ OH और फिर नेक्स्ट 2 कार्बन उसके साथ बेंजीन रिंग। तो यही चीज को हमने स्केलेटल फॉर्म में लिखा है, ये आपके सामने। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी आ सकता है कि आपको एग्जामिनर ये कहे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमर,
नेक्स्ट यू आइडेंटिफाई मोनोमर वाज यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। अगर ये पार्ट ऑफ पॉलीमर है तो आइडेंटिफाई मोनोमर वाज यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जब आपको पॉलीमर का स्ट्रक्चर गिवन हो और आपको मोनोमर आइडेंटिफाई करना हो, तो हमेशा आप पूरे स्ट्रक्चर में पहले 2 कार्बन सेलेक्ट करें, फर्स्ट 2 कार्बन। और फर्स्ट 2 कार्बन आपने सेलेक्ट किए CH और इसके दरमियान डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहां CH के साथ CH3 है और यहां पर भी CH के साथ CH3 है, तो ये हमने CH3 एज इट इज लगा दिया। फिर आप नेक्स्ट 2 कार्बन देखें, नेक्स्ट 2 कार्बन में भी यही सिचुएशन है, CH और यहां CH के साथ CH3 है और यहां भी CH के साथ CH3 है, तो आपने CH के साथ CH3 लगा दिया, इधर भी CH के साथ CH3 लगा दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया। और फिर नेक्स्ट 2 कार्बन है और नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ भी आपने डबल बॉन्ड लगाया, CH3। अब देखिए आप हर 2 कार्बन के साथ जो मोनोमर चल रहा है वो आइडेंटिकल मोनोमर चल रहा है, तो ये होमोपॉलीमर की एग्जांपल है, ये होमोपॉलीमर की एग्जांपल है। और ये मॉलिक्यूल है ब्यूट2ईन का। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो मेरे मॉलिक्यूल आपके सामने यहाँ लिखा है, ये है आपको जो स्ट्रक्चर गिवन है। अगेन आपको यहां से मोनोमर सेलेक्ट करने हैं। अगेन आपने फर्स्ट 2 कार्बन लिए, फर्स्ट 2 कार्बन लिए, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया और Cl ये एस ब्रांच आ गया। फिर नेक्स्ट 2 कार्बन लिए, उनके दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया और यहां ब्रांच में CH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस CH पर CH3 है। और इसी तरह से फिर दोबारा नेक्स्ट 2 कार्बन लिए, CH2 डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ Cl है तो यहाँ Cl लगा दिया, तो Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एक और मॉलिक्यूल हो गया। तो ये इस तरह से आप पॉलीमर आइडेंटिफाई कर, मोनोमर आइडेंटिफाई करते हैं। एडिशन पॉलीमर में हमेशा कार्बन की चेन चलती है, दरमियान में कोई और एलिमेंट नहीं होता, कार्बन कार्बन की चेन चल रही होती है, और जो चीज ब्रैकेट में या कार्बन के अलावा है वो डेफिनेटली ब्रांच होती है। तो मोनोमर सिलेक्शन का तरीका यही होता है कि आप 2 कार्बन सेलेक्ट करते जाते हैं। फर्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट किए, उनके दरमियान डबल बॉन्ड बनाया और फिर बाकी जो बच गया ब्रैकेट में या उसके साथ, वो उसको एज साइड चेन कंसीडर कर लिया। इस तरह से इस पॉलीमर में, जो कि हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि ये आइडेंटिकल मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये हेट्रोपॉलीमर है, लिहाजा ये 2 मोनोमर इस हेट्रोपॉलीमर को बनाने में इस्तेमाल हो। इसी तरह से अब आप देखिए कि ये भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर समटाइम पेपर में गिवन होता है। अब अगर आपको ये फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर गिवन है तो आइडिया वही है कि आपने फर्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट, क्वेश्चन विल रिमेन सेम, if this molecule is a part of polymer, you have to identify which monomers were used to make this polymer. तो मोनोमर, पॉलीमर से मोनोमर डिसाइड करने का तरीका, पहले तो ये देखें कि ये एडिशन पॉलीमर है, इसलिए कि ये जो लॉन्गेस्ट चेन चल रही है इसके अंदर आप देखें कार्बन कार्बन इन्वॉल्व। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ओनली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो अगेन आपने सेलेक्ट किए फर्स्ट 2 कार्बन और फर्स्ट 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और इसके बाद इस कार्बन पर F और इस कार्बन पर Cl, तो इस कार्बन पर F और इस कार्बन पे Cl। फिर आपने नेक्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट किए और नेक्स्ट 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाया और इस कार्बन पर CH3 और इस कार्बन पर OH, ये सेकंड मॉलिक्यूल हो गया। और फिर ये थर्ड मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ Cl आ गया।
इस तरह से ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, जो भी आपकी थी, उससे हमने ये 3 मोनोमर्स आइडेंटिफाई कर दिए। अगेन ये भी हेट्रोपॉलीमर की एग्जांपल है, क्योंकि ये आइडेंटिकल मोनोमर्स रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि नॉन आइडेंटिकल मोनोमर्स आ रहे हैं। तो जहां भी नॉन आइडेंटिकल मोनोमर्स आएंगे वो हेट्रोपॉलीमर की एग्जांपल हो। अब नेक्स्ट जो आपको स्केलेटल फॉर्मूला नजर आ रहा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई मोनोमर्स यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। राइट जी, होपफुली आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा। अब देखें उसी तरह से ये जो बेसिक स्केलेटन चल रहा है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। सो वी सेलेक्ट फर्स्ट 2 कार्बन, ये मैंने फर्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट कर लिए, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर जो है वो 2 कार्बन की ब्रांच है, और इस कार्बन के ऊपर ये 2 कार्बन की ब्रांच है। अब आप कहेंगे इसका क्या होगा इस लाइन का, तो ये लाइन तो बेसिकली एक्सटेंशन है कि यहाँ भी मॉलिक्यूल कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ भी मॉलिक्यूल कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमर। तो फर्स्ट 2 कार्बन आपने सेलेक्ट किए, और फर्स्ट 2 कार्बन के बाद फिर नेक्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट किए, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, और एक तरफ OH और एक तरफ ब्रांच Cl, तो ये एक तरफ ब्रांच के साथ Cl। फिर आपने नेक्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट किए, ये नेक्स्ट 2 कार्बन है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड और ये F। सो बेसिकली ये 3 मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये 3 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो है इस पॉलीमर के पॉसिबल मोनोमर्स। तो सवाल आपको पेपर में दोनों फॉर्म में आ सकता है, जिसमें आपको मोनोमर गिवन होगा, पॉलीमर बनाना होगा, या पॉलीमर गिवन होगा तो मोनोमर बनाना होगा। इस तरह से आप ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है उनके लिए तैयार रहें। पास पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो पास पेपर में आपको दोनों टाइप के जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी या कोई सवाल है आपका, तो प्लीज आप पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है अगर रिगार्डिंग दिस, तो वो पूछ सकता है। सर ये वाली एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये एग्जांपल जो है ये स्केलेटल फॉर्म में है। स्केलेटल फॉर्म में आप देखेंगे जिगजैग स्ट्रक्चर। जिगजैग का जो स्टार्ट है वो कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने यहां से सेलेक्ट किया, ये फर्स्ट 2 कार्बन लिए,
और फर्स्ट 2 कार्बन आपने यहां लिख दिए, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया, और इस कार्बन के ऊपर 2 कार्बन की ब्रांच है तो ऊपर 2 कार्बन की ब्रांच बना दी, और नीचे भी 2 कार्बन की ब्रांच है तो 2 कार्बन की ब्रांच आपने नीचे बना दी। फिर आपने नेक्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट किए, और नेक्स्ट 2 कार्बन में एक तरफ OH है और एक तरफ ब्रांच Cl है, यानी CH2Cl है। और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट 2 कार्बन सेलेक्ट किए, उनके दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया, और नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ F है। अब इससे जो ये स्ट्रक्चर आगे जा रहा है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यहां से भी स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, यहां से भी स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है। जैसे आप देखें यहां भी यही हो रहा था कि ये स्ट्रक्चर यहां से भी कंटिन्यू कर रहा है, ये स्ट्रक्चर यहां से भी कंटिन्यू कर रहा है। हम इसको कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर तो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, तो ये पूरा पॉलीमर का स्ट्रक्चर नहीं है, ये पार्ट ऑफ पॉलीमर है। और डेफिनेटली पेपर के अंदर इतने स्पेस तो नहीं होता कि वो आपको पूरा मॉलिक्यूल बना के दें, तो वो हमेशा पार्ट ऑफ पॉलीमर गिवन होगा, और उस पार्ट ऑफ पॉलीमर से आपको मोनोमर आइडेंटिफाई करने होंगे। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जो है वो स्ट्रक्चर की कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह से यहां पर भी फर्स्ट लाइन स्ट्रक्चर की कंटिन्यूएशन है, लास्ट लाइन भी स्ट्रक्चर की कंटिन्यूएशन है। तो इस तरह से फिर आप नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करेंगे। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब आते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की तरफ। ये जितनी मैंने एग्जांपल्स आपको करवाएंगे सारी की सारी एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल्स हैं। इन केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन 3 मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीअमाइड्स बनते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीएस्टर्स बनते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। नाउ in case of polyamide, the example of polyamide is one of the example of polyamide is nylon 66। ओ लेवल में आप नायलॉन पढ़ते थे, अब AS में या A2 में आप जो है वो इसको नायलॉन 66 पढ़ते हैं। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है पॉलीअमाइड की, जो आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है। ये पॉलीअमाइड का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। जनरली पॉलीअमाइड्स जो बनते हैं, पॉलीअमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड विद अमाइंस। Whenever acyl chloride combines with amines, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनता है वो पॉलीअमाइड है। अच्छा, यहां पर आप एसाइल क्लोराइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एसाइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इट इज बेटर टू यूज एसाइल क्लोराइड इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ये जहन में रखिएगा कि एसाइल क्लोराइड की जगह अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया तो भी स्ट्रक्चर गलत कंसीडर नहीं होगा। नाउ स्पेशली टू मेक नायलॉन 66, आप जो जिन 2 कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे वो कंपाउंड क्या है? वो है एक तो ये कंपाउंड विच इज हेक्सेन 16 डाइऑयल क्लोराइड। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, डाइऑयल क्लोराइड का मतलब यह है कि इसके अंदर 2 जगह पर असाइल क्लोराइड मौजूद है, डाइऑयल क्लोराइड। और दूसरा कंपाउंड है हेक्सेन 16 डाइअमाइन, हेक्सेन 16 डाइअमाइन। अब ये डाइऑयल क्लोराइड जो है, इस डाइऑयल क्लोराइड का Cl और अमाइंस का H ये मिलेगा, और यहां से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, कंडेंस होंगे। और आप देखिए यहां पर इस CO के साथ NH आ गया विद द रिमूवल ऑफ HCl। यही मैंने बताया था आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कि अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म along with removal of some smaller molecule like water or HCl। अब यहां पर HCl एलिमिनेट होगा और CO और NH के दरमियान बॉन्ड बना, दिस इज एन अमाइड लिंकेज। और फिर नेक्स्ट CH2 आ गया, NH,
और ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल फिर एसाइल क्लोराइड के साथ कंबाइन होगा। हमेशा जो नायलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर है उसमें कॉम्बिनेशन जो चलता है वो 1,2,1,2 चलता है, यहाँ फिक्स्ड है। यहाँ पर हमेशा एसाइल क्लोराइड के साथ अमाइन होगा और अमाइन के साथ एसाइल क्लोराइड होगा, तभी पॉलीमराइजेशन हो सकती है, वरना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूल 1 कंबाइंस विद मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 2 कंबाइंस विद 1, 2 1 2 1 2 1 2 कॉम्बिनेशन चलेगा। सो दिस इज मॉलिक्यूल 1, एसाइल क्लोराइड कंबाइंस विद अमाइन, HCl एलिमिनेट होगा, देन अमाइन कंबाइन विद एसाइल क्लोराइड, अगेन HCl एलिमिनेट होगा, एसाइल क्लोराइड कंबाइंस विद अमाइन, अगेन HCl एलिमिनेट होगा, और फिर ये अमाइन नेक्स्ट एसाइल क्लोराइड के साथ कंबाइन होगा, और ये वाला एसाइल क्लोराइड नेक्स्ट अमाइन के साथ कंबाइन होगा। तो अब यहाँ पर जो एक रिपीटिंग यूनिट बनेगा उसमें 2 CO और 2 NH इन्वॉल्व। ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट है। ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट है। CO CH2 4 CO NH CH2 6 NH, ये डाइऑयल क्लोराइड और ये डायमाइन कंबाइंस विद डाइऑयल क्लोराइड डायमाइन। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट है और ये दूसरा रिपीटिंग यूनिट है। तो इस तरह से ये रिपीटिंग यूनिट रिपीट होते जाएंगे एंड अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। और ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6,6। तो ये स्ट्रक्चर मैंने 2 रिपीटिंग यूनिट पे बनाया है और ये 2 रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चर जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। इसमें आप अगर थर्ड रिपीटिंग यूनिट भी आपसे कहा जाए तो आप इसी स्ट्रक्चर को, यानी कि यही वाला जो पूरा रिपीटिंग यूनिट है ये पूरा रिपीटिंग यूनिट आप कॉपी कर लेंगे। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6,6 है। यानी नायलॉन 6,6 का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपने अगेन डाइऑयल क्लोराइड यूज किया है और ये डायमाइन है, और इसका देखिए कॉन्सेप्ट कि यहां से Cl यहां से H निकलेगा और ये CON ये बॉन्ड बनेगा अमाइड लिंकेज, और इसके साथ CH2 CH2 NH। अब ये CO नेक्स्ट NH से कंबाइन होगा, ये NH नेक्स्ट CO से कंबाइन होगा, ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गया। दिस इज रिपीटिंग यूनिट नंबर 1। अब इस कंपाउंड का नाम नायलॉन 6,6 नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पॉलीअमाइड की एग्जांपल है, ये पॉलीअमाइड की एग्जांपल है। और पॉलीअमाइड की इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चल रही है इसमें नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व। एडिशन पॉलीमराइजेशन में या एडिशन पॉलीमर जो हमने बनाया था उसमें स्ट्रक्चर इज ओनली मेड अप, स्ट्रक्चर वाज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। वहां पर स्ट्रक्चर जो था वो कार्बन से बना हुआ था खाली, लेकिन यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन इज आल्सो इन्वॉल्व, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन इज आल्सो इन्वॉल्व। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर की पहचान होती है कि इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, यूजुअली नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये एग्जाम्पल जो है ये भी पॉलीअमाइड की एग्जाम्पल है और ये एक रिपीटिंग यूनिट है, एक रिपीटिंग यूनिट है। इस तरह से लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉलीअमाइड्स वी हैव। इसी तरह आप देखें केवलार, ये जो है वो बुलेट प्रूफ मटेरियल है जो बनाया गया है, सिंथेटिक पॉलीमर है ये, और ये बनाया गया है बाय यूजिंग बेंजीन रिंग्स।
ये डायोइल क्लोराइड में भी बेंजीन रिंग है और डायमाइन में भी बेंजीन रिंग है। कॉन्सेप्ट वही है केवलार का कि यहां से Cl यहां से H निकलेगा और ये आपका एक रिपीटिंग यूनिट बन गया जो कि केवलार का 1 रिपीटिंग यूनिट, और यही स्ट्रक्चर फिर कंटिन्यू करेगा टू मेक अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। अगेन केवलार आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है, तो आपको केवलार का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए कि केवलार कैसे बनेगा। ठीक है जी, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर वेकेशन। ठीक है जी।